नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे और आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को कवर करने वाले हैं। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि यह जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आज की है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दिसंबर 2024 में बिहार के किस जिले में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया है? यह हमारे देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल है जो बिहार के पटना में खोला जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। तो इसके ऑप्शन ए, इसके बारे में आप याद देखिएगा। बिहार के पटना में देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल खोला जा रहा है। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का यह प्रश्न है। दिसंबर 2024 में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की थी? दिसंबर का यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका होने वाला है रूस के द्वारा जो है काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रूस के द्वारा। अगला प्रश्न है, यह जो पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, इसके लेखक का नाम पूछा गया है कि कौन इसके लेखक हैं? तो यह काफ़ी फेमस पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में यह पुस्तक पूछी गई है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं दांते, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दांते अलिघियरी, इन्हीं के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसमें से आपको वायुमंडल के सबसे निचली परत की पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यक्षगान जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? यक्षगान जो है निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक का यह काफ़ी फेमस लोक नृत्य है। इसका क्या नाम है? तो यक्षगान नाम है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां पर कैद रखा गया था? बेहतरीन प्रश्न है। आप सभी को पता है, जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है 8 अगस्त को पारित होता है, उसी के बाद जो है 9 अगस्त की सुबह को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद कर दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस में जो है गांधी जी को अंग्रेजों ने कैद कर दिया था। यह जो आगा खां पैलेस आपको पुणे में देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का जो प्रस्ताव है, यह लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1940 में इसी में पारित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1940 में जो है यह जो प्रस्ताव था पाकिस्तान के स्थापना का, यह प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, लाहौर में इसको पारित किया गया था। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन था, इसके पहले सत्याग्रही का नाम आपसे पूछा गया कि कौन थे? तो इसके पहले सत्याग्रही थे, इनका नाम था आचार्य विनोबा भावे थे। इनका नाम आपको याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। यह जो सत्याग्रह था अक्टूबर 1940 में
स्टार्ट किया गया था महाराष्ट्र के पवनार से। तो इसे आप याद रखिएगा, अक्टूबर 1940 में पवनार नामक एक लोकेशन है, जगह है महाराष्ट्र में। तो यहीं से जो है कुछ चुने हुए लोगों के साथ महात्मा गांधी ने जो है इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही बने थे आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। और तीसरे सत्याग्रही बने थे ब्रह्मदत्त। तो तीनों के नाम आपको याद रखना है। पहले सत्याग्रही बने थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही बने थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही बने थे ब्रह्मदत्त। और यह जो सत्याग्रह था व्यक्तिगत सत्याग्रह, अक्टूबर 1940 में पवनार महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, करंट अफेयर्स का यह प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस शहर में उबर ने मोटो वुमन सेवा की शुरुआत करी है। यह जो सेवा है उबर की, यह एक बाइक टैक्सी सेवा है। तो इसकी खासियत क्या है, तो यह जो बाइक टैक्सी सेवा है इसका संचालन सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। महिलाएं ही यह जो बाइक है वह चलाएंगी, और महिलाओं के लिए जो यह सेवा है स्टार्ट की गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो उबर टैक्सी सेवा है जिसके द्वारा मोटो वुमन सेवा की शुरुआत करी गई है, यह कहाँ पर शुरू की गई है, तो बेंगलुरु में इसको स्टार्ट किया गया है। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो उबर का यह टैक्सी सेवा है इसको जो है किसके द्वारा राइड किया जाएगा, तो महिलाओं के द्वारा ही इसको राइड किया जाएगा। महिलाएं ही ड्राइवर होंगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या निर्धारित किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो राज्यसभा है यह एक अस्थाई सदन है हमारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राज्यसभा हमारा एक अस्थाई सदन है, यानी कि समाप्त होने का यह विषय नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो लोकसभा का कार्यकाल होता है यह 5 वर्षों का होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, लोकसभा हमारी एक अस्थाई सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों से पहले भी जो है लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, लेकिन जो राज्यसभा है इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। यह एक अस्थाई सदन है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो जो राज्यसभा का कार्यकाल है यह समाप्त होने का विषय नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, धन विधेयक जो है कहाँ पर पेश किया जाता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो धन विधेयक है यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है किसको प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, आपसे पूछा गया कि जो लक्षद्वीप है यह कितने द्वीपों का समूह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 द्वीप टोटल आपको देखने को मिलेंगे लक्षद्वीप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 द्वीप, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। जो वेस्टर्न घाट हैं, जो पश्चिमी घाट है, इसको महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस नाम से हम जानते हैं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सह्याद्री। झारखंड का जो झरिया वाला क्षेत्र है यह मुख्यतः किसके लिए विख्यात है, क्यों फेमस है झरिया, तो झरिया जो है कोयले के लिए फेमस है। महाराष्ट्र का जो झरिया क्षेत्र है यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए फेमस है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कोयले के लिए। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर खोजा गया था, तो आपको याद रखना है भारत का सबसे पुराना जो तेल का भंडार है
यह खोजा गया था असम के डिगबोई में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, असम के डिगबोई में। और राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी? जो रोलिंग प्लान की अवधारणा है इसको किस सरकार के द्वारा लागू किया गया था? तो यह जो रोलिंग प्लान की अवधारणा सबसे पहले 1978 से लेके 80 के बीच में लागू की गई थी किस सरकार के द्वारा? तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा को लागू किया गया था। और पहली बार जो रोलिंग प्लान था यह 1978 से लेकर 1980 तक चला था तथा इसको लागू किया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो LIC की जो स्थापना है यह 1956 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1956। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? इसमें से आपको सदिश राशि की मतलब कौन सी नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो विस्थापन आपका सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, वेग सदिश राशि, लेकिन समय जो है सदिश राशि नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, समय जो है सदिश राशि का एग्जाम्पल नहीं है बल्कि समय जो है अदिश राशि है। यहाँ पे डिटेल को आइए देख लेते हैं। तो सदिश राशि हम किसे कहते हैं? जिन भौतिक राशियों की मात्रा मतलब जिन भौतिक राशियों में परिणाम, परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको हम सदिश राशियां कहते हैं। तो सदिश राशियों की खासियत क्या होती है कि इनमें जो है परिमाण और दिशा दोनों देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सदिश राशियों का? वेग, बल, संवेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, कोणीय संवेग, ये सभी जो है सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। वहीं अदिश राशि किसे कहते हैं? जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चाल हो गया, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, तापमान, समय, ये सभी आपकी अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। तो इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रडार के खोजकर्ता का नाम आपसे पूछा गया है कि इसके आविष्कारक कौन थे? तो रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन कौन सी है? वेल्डिंग में किन गैसों का प्रयोग किया जाता है आपसे पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेल्डिंग में जो है किन गैसों का हम प्रयोग करते हैं? तो वेल्डिंग में जो है दो गैसों का प्रयोग होता है, एक ऑक्सीजन और एक एसिटिलीन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? यह जिप्सम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिप्सम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? इसमें से कौन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में जो विटामिन ए है यह यकृत में यानी कि लीवर में भंडारित रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यकृत में। और गौतम बुद्ध के जीवन की घटना जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन हम किसे कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था, प्रथम उपदेश दिया गया था, इसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश से संबंधित यह घटना है। और महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था यह वाराणसी के सारनाथ में इन्होंने दिया था, अपना पहला उपदेश, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह कब की गई थी? वर्ष 1916 में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का जो नाम है यह बदल कर दिया गया था उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को। इसी कारण से उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिसंबर 2024 में किस देश ने बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है आधिकारिक तौर पर? तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा बाल्ड ईगल को अपना जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको जो है अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। दिसंबर 2024 में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में दिसंबर 2024 में जिम्बाब्वे देश के द्वारा मृत्यु दंड की जो सजा दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि जिम्बाब्वे के द्वारा। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में किस क्रांतिकारी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह और इनके साथ एक और क्रांतिकारी थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने मिलकर जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। यह डेट भी आप याद कर लीजिए, डेट भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को यह बम फेंका था। और मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है यह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और इसी दिन जो है बंगाल में बहुत ही दंगे भड़क गए थे, सांप्रदायिक दंगे जो है इसी के कारण हुए थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के कारण ही बंगाल में जो है बहुत बड़ी मात्रा में सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं जिनमें हजारों लोग मारे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है यह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, चार मीनार का जो निर्माण है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में करवाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। निम्न में से किसे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये जो चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सभी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, सभी व्यक्ति भारतीय हैं, सभी को जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इसमें से आपको बताना है कि इन चार भारतीय नामों में से सबसे पहले किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आइए एक एक करके वर्ष जान लेते हैं। तो अमर्त्य सेन की सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑप्शन में दिया गया है। तो अमर्त्य सेन को जो है दिया गया था अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में। तो इनका वर्ष आप याद रखिएगा। मदर टेरेसा को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। मदर टेरेसा को जो है 1979 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, इसे भी आप याद कर लीजिए। और तथा इनको जो अमर्त्य सेन इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद वेंकट रामकृष्ण को जो है रसायन विज्ञान के लिए जो है 2009 में मिला था, इनको 2009 में मिला था रसायन विज्ञान के लिए, तो इसे भी आप याद कर लीजिए। इसके बाद सीवी रमन को जो है किस वर्ष मिला था? तो सीवी रमन को जो है भौतिक विज्ञान के लिए जो है 1930 में दिया गया था। 1930 में जो है सीवी रमन को जो है भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे पहले किसको मिला है? सबसे पहले सीवी रमन को दिया गया है 1930 में और भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। इनको जो है गीतांजलि की रचना के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में
नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इनकी रचना गीतांजलि के लिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाला एक कर था? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाला एक कर था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसमें से जो सरदेशमुखी था, यह एक प्रकार का कर था जो दक्कन में दिया जाता था मराठों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मराठों के द्वारा जो है यह एक वसूला जाने वाला कर था जिसको हम सरदेशमुखी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं, अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप सभी को पता है कि जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसको हम इसरो के नाम से जानते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके स्थान पे ये बने हैं नए अध्यक्ष? तो एस सोमनाथन के स्थान पर जो है ये नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है वी नारायणन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, बुल और बियर शब्दों का प्रयोग किस एरिया में किया जाता है, किसके लिए किस में किया जाता है? तो बुल और बियर ये दो जो शब्द हैं ये स्टॉक मार्केट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज कह लीजिए या स्टॉक मार्केट कह लीजिए, इस एरिया के लिए जो है जो बुल और बियर शब्द हैं ये प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, आपसे पूछा गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, मूल शंकर जो है इनका मूल नाम था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। आइए स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, इनके द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। पहला फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बम्बई में 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी और इसका जो मुख्यालय है लाहौर में बनाया था। इनके द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का जो नारा था इन्होंने दिया था। इनको जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इन्होंने जो है आर्य समाज, जो इनका आर्य समाज था, तो आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए का नारा भी दिया। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और इनकी एक काफ़ी फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसे आप याद कर लीजिएगा। इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन राजगद्दी पर बैठता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक बनता है मुअज्जम। तो इसका नाम आपको याद रखना है, जो मुअज्जम था यह औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक बनता है। मुअज्जम को जो है हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं, जिससे भी आप याद कन्फ्यूज मत होइएगा। इसको जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। यही जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल सम्राट बनता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और मुअज्जम को यानी कि बहादुर शाह प्रथम को जो है हम शाह बेखबर के नाम से भी जानते हैं। इसे जो है शाह बेखबर भी कहा जाता। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। औरंगजेब की जो मृत्यु थी यह 1707 ईस्वी में हुई थी। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है? इसमें से कौन सा वेब सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है
एनटीपीसी की परीक्षा के लिए उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।